नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दो टूक। लद्दाख में यथास्थिति बहाल ना हुई तो अप्रत्याशित कदम उठा सकता है भारत। जी हाँ दोस्तों, चीन को सीधा चेतावनी भारत ने दे दी है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन में फिर पांव पसार रहा है कोरोना, मिले 18 नए बाहरी मामले। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना का बड़ा एनकाउंटर, पाकिस्तानी समेत लश्कर के 5 आतंकी ढेर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दो टूक। लद्दाख में यथास्थिति बहाल ना हुई तो अप्रत्याशित कदम उठा सकता है भारत। जी हां दोस्तों, भारत और चीन सामान्य तरीके से पूर्वी लद्दाख में पूर्व वाली यथास्थिति बहाल करने में सक्षम है, क्योंकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता रहे, यह दोनों देशों के हित में है। यह बात तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कही है। थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में जनरल रावत ने कहा, भारत कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए तैयार है, जैसा कि पूर्वी लद्दाख इलाके में उसने उठाया था। हमने सभी को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है, चीजों को हल्के में ना ले। हम कोई भी अप्रत्याशित कदम उठाने और जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसा हमने भूतकाल में किया है, वैसा हम भविष्य में करने में भी सक्षम हैं। जनरल रावत ने यह बात एक सवाल के जवाब में कही। जाहिर है, भूतकाल में उठाए गए कदम से उनका आशय पैंगोंग लेक इलाके में ऊंचाई वाले इलाकों में मई 2020 में रातों रात सेना की तैनाती थी। इसके बाद घुसपैठ करने वाली चीनी सेना भारतीय सैनिकों के निशाने पर आ गई थी और उसी के बाद चीन के तेवर ढीले पड़ गए थे और वहां से चीनी सैनिकों को वापस अपनी सीमा में लौटना पड़ा था। इस समय डेप्सांग समेत कुछ इलाकों में चीनी सैनिक काबिज हैं और अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहे हैं। चीन के अवैध कब्जे वाले इलाकों में सामान्य स्थिति की बहाली के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में जनरल रावत ने कहा, दोनों पक्ष राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखे, समस्या का शांतिपूर्ण निदान निकल जाएगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सामान्य तरीके से यथास्थिति बहाल करने का यही एकमात्र तरीका है। तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल रावत ने कहा कि अगर पहले वाली यथास्थिति पैदा नहीं होती है तो जाहिर है अप्रत्याशित घटनाओं का खतरा बना रहेगा। इसलिए दोनों देशों को समझ लेना चाहिए कि पूर्व वाली स्थिति कायम होना क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। एक अन्य सवाल के जवाब में जनरल रावत ने कहा, चीन अगर पीछे हटने के अपने वचन से मुकरता है तो भारत भी अपने इलाके को वापस पाने के लिए सेना और संसाधन बढ़ाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन में फिर पांव पसार रहा कोरोना, मिले 18 नए बाहरी मामले। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शुक्रवार को अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि चीन की जमीन पर गुरुवार को 18 बाहरी कोविड-19 मामले सामने आए, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई नया मामला नहीं आया है। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार बाहरी मामलों में से 8 ग्वांगडोंग में, 5 फुजियान में, 3 शंघाई में, 1 लियाओनिंग में और 1 जियांगसू में दर्ज किए गए। आयोग ने कहा कि गुरुवार को कोविड-19 से संबंधित कोई नई मौत नहीं हुई। वहीं आपको बता दें कि पिछले महीने 2 अमेरिकी विशेषज्ञों ने अपने एक शोध में दावा किया था कि कोरोना वायरस चीन के कुख्यात वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ है। शोध में कहा गया है कि कोविड के दुर्लभ जीनोम से पता चलता है कि वायरस एक चीनी प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि डॉक्टर स्टीफन क्वे और रिचर्ड मुलर के अनुसार कोविड एक अनुवांशिक फुटप्रिंट है जो प्राकृतिक कोरोना वायरस में कभी नहीं देखा गया है। वे अमेरिका स्थित बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एटोसा थेरोप्टिक्स की संस्थापक हैं, जबकि मुलर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में भौतिकी के प्रोफेसर हैं। विशेषज्ञों ने लिखा, प्रयोगशाला रिसाव परिकल्पना के पक्ष में सबसे सम्मोहक कारण विज्ञान में दृढ़ता से आधारित है। क्वे और मुलर ने कहा कि कोविड-19 में जीनोम अनुक्रमण सीजीजी जिसे डबल सीजीजी भी कहा जाता है, जो 36 अनुक्रमण पैटर्न में से एक है। सीजीजी का उपयोग शायद ही कभी कोरोना वायरस की श्रेणी में किया जाता है, जो CoV-2 के साथ पुनः संयोजन कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने कहा, वास्तव में कोरोन वीरस के पूरे वर्ग में, जिसमें CoV-2 शामिल है, सीजीजी संयोजन कभी भी स्वाभाविक रूप से नहीं पाया गया है। इस प्रकार जो लोग कोविड के इस थ्योरी को बता रहे हैं कि कोरोना जानवरों से मानव जाति में फैला है, उन लोगों को यह बताना चाहिए कि नोवल कोरोना वायरस जब यह उत्परिवर्तित या पुनर्संयोजित होता है तो इसका सबसे कम पसंदीदा संयोजन डबल सीजी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना का बड़ा एनकाउंटर, पाकिस्तानी समेत लश्कर के 5 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हंजिन राजपुरा इलाके में शुक्रवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में 2 और आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें मारे गए आतंकवादियों की संख्या 5 हो गई है। मारे गए 5 आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा का जिला कमांडर और एक विदेशी आतंकी शामिल है। इस दौरान
सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। पुलिस ने कहा, पुलवामा मुठभेड़ में मारे गए 5 आतंकवादियों में लश्कर तैयबा का जिला कमांडर निशाज लोन उर्फ खताब और एक पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी करार दिया है। इससे पहले पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई। जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे जहां आतंकवादी छिपे हुए थे तो गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर अतिरिक्त बल भेजा गया और मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। मारे गए 4 आतंकवादियों का संबंध लश्कर तैयबा से है और एक पाकिस्तानी मूल का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीडीएस विपिन रावत ने किया एयर डिफेंस कमांड का ऐलान, एयर स्पेस की सुरक्षा का होगा जिम्मा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ड्रोन से आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। आसमानी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एयर डिफेंस कमांड की स्थापना का ऐलान किया है। इंडिया टुडे से खास बातचीत में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि हम मैरीटाइम कमांड और एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि एयर डिफेंस कमांड की जिम्मेदारी हमारे एयर स्पेस को सुरक्षित रखने की होगी। एयर डिफेंस कमांड सभी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हमले के बाद सुरक्षा को बढ़ा गया है और अब एक कमांडर की जिम्मेदारी पूरे एयर स्पेस की सुरक्षा की होगी। इंडिया टुडे से बात करते हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि हिंद महासागर में खतरा बढ़ता जा रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए मैरीटाइम कमांड की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैरीटाइम कमांड की जिम्मेदारी भारतीय सागरीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की होगी। सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि हिंद महासागर में दूसरे देशों की धमक बढ़े, इससे पहले हमें अपने सागरीय क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। सागरों की सुरक्षा के लिए कई विभाग तैनात हैं, इसमें राज्य तटरक्षक, इंडियन नेवी समेत कई एजेंसियां शामिल हैं। साथ ही मछुआरे भी हमारी आंख कान हैं। मैरीटाइम कमांड सभी लोगों से समन्वय बनाकर काम करेगा। 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध की तैयारी के सवाल पर सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि हम 2 और फ्रंट बनाएंगे, एक वेस्ट फ्रंट और दूसरा नॉर्थ फ्रंट। अभी नॉर्दर्न फ्रंट के पास कई जिम्मेदारी है। यही फ्रंट जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान भी चला रहा है और बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान के सामने डटकर खड़ा है। यहाँ एक और फ्रंट बनाया जाएगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि इसी तरह वेस्ट फ्रंट बनाया जाएगा। हमें भविष्य की चुनौतियों को ख्याल में रखकर काम करना है। अभी हालात ठीक हैं, लेकिन हमेशा ठीक नहीं रह सकते हैं। हमने देखा है कि कैसे हालात खराब हो जाते हैं। ऐसे में हमें अपनी ओर से सभी तैयारी करनी है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एयर डिफेंस कमांड 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। यह भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना के संसाधनों को नियंत्रित करेगा। इसके साथ ही कमांड के पास हवाई दुश्मनों से सेना के हथियारों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होगी। कमांड का नेतृत्व भारतीय वायुसेना के 3 स्टार ऑफिसर के हाथों में हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल ने हमास के ठिकानों पर की रात भर बमबारी, बैलून लॉन्च के बाद जवाबी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में हमास की साइट पर बमबारी की। शुक्रवार 2 जुलाई को इजरायल की सेना ने कहा कि फिलिस्तीनी एन्क्लेव से आगजनी वाले बैलून छोड़े जाने के जवाब में इजरायली विमानों ने रात भर गाजा पट्टी में हमास की साइट पर बमबारी की गई। इजरायल के हमलों से फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास गाजा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार निर्माण स्थल को निशाना बनाया। वहीं हमास की ओर से भी इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। बताया गया कि 21 मई के युद्ध विराम के बाद इजरायल हमास के बीच जारी लड़ाई 11 दिनों बाद समाप्त हो गई थी, लेकिन बीते दिन गाजा में फिलिस्तीनियों ने सीमा पार आगजनी वाले बैलून छिटपुट रूप से लॉन्च किए, जिससे इजरायल के कुछ हिस्सों में आग लग गई। फिलिस्तीनियों का कहना है कि आगजनी वाले बैलून छोड़ने का उद्देश्य इजरायल पर मई की लड़ाई के दौरान कड़े किए गए तटीय एन्क्लेव पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए दबाव बनाना है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते इजरायल द्वारा गाजा पर कुछ प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद बैलून लॉन्च में कमी आई थी, लेकिन गुरुवार 1 जुलाई को गाजा से फिर से बैलून छोड़े गए, जिससे सीमा से लगे इजरायली शहरों के पास आग लग गई। इसके जवाब में इजरायल ने हवाई हमले किए हैं। वहीं मिस्र और संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल के हमलों और गाजा बैलून लॉन्च पर मध्यस्थता के प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि पहले की तरह अभी मामला ज्यादा नहीं बिगड़ा है। जानकारी के मुताबिक मई की लड़ाई में कम से कम 250 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली मारे गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने खोला मोर्चा। इस साल अब तक 116 को मुठभेड़ में किया ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 61 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इनमें से 58 स्थानीय और 3 विदेशी आतंकवादी थे। 2021 के पहले 6 महीनों में 112 आतंकवादी और ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। टीवी 9 के पास श्रीनगर जिले और कश्मीर क्षेत्र में
में वांटेड आतंकवादियों का एक्सक्लूसिव डाटा है। साल 2020 में 166 स्थानीय आतंकवादियों समेत 203 आतंकवादी मारे गए थे। साल 2019 में जम्मू कश्मीर में 152 और साल 2018 में 215 आतंकवादी मारे गए। 13 मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर शहर और बाहरी इलाके में 9 वांटेड आतंकवादियों के सहयोगियों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सूची में वसीम कादिर, आदिल मुश्ताक, इरफान सोफी, साकिब मंजूर, बिलाल अहमद भट्ट, उबैद शफी, मोहम्मद अब्बास शेख, मोहम्मद यूसुफ डार और अबरार नदीम का नाम है। इनमें से 6 आतंकवादी 2020 में शामिल हुए, जबकि 3 अन्य कई सालों से सक्रिय हैं। लश्कर के टॉप कमांडर नदीम अबरार को 28 जून को श्रीनगर के पारिमपोरा में गिरफ्तार किया गया था, जबकि 29 जून को वो मलहुरा श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में मारा गया था। पिछले साल सुरक्षा बलों ने कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक और आतंकी समूह हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराने के बाद टॉप आतंकवादियों की पहचान करने के लिए ये कदम उठाया है। 32 साल के नाइकू के सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभालने के बाद वो भारत के लिए एक प्रमुख टारगेट था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, विपक्ष आलसी है, केवल ट्विटर पर सरकार बनाते गिराते हैं। बीजेपी फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। केशव प्रसाद मौर्य। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अगले साल होने वाले चुनावों में बीजेपी की जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि बीजेपी फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सीएम से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के सवाल को उन्होंने कोरी कल्पना और विपक्ष की फैलाई अफवाह करार देते हुए कहा कि वे सब मिलकर विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसका परिणाम 2022 के चुनाव में दिखेगा। एनबीटी से हुई बातचीत में उन्होंने सवालों के सदे जवाब दिए। सवाल: विपक्ष का आरोप है कि पंचायत चुनाव में प्रशासन की मदद से दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चा तक नहीं भरने दिया गया, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। जवाब: यह आरोप पूरी तरह से निराधार है। हमारे जिला पंचायत सदस्य बड़ी संख्या में जीते हैं। तमाम निर्दलीय भी हमारे समर्थन में हैं। कई जिलों में विरोधी खुद अपनी कमियों के कारण नामांकन नहीं कर पाए और बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता तो सभी 75 जिलों में बीजेपी के ही प्रत्याशी जीत जाते। 21 जिलों में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीते तो इटावा में समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी जीता। सवाल: क्या यह बीजेपी और सपा के बीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इटावा में बीजेपी ने कोई प्रत्याशी नहीं दिया तो कई जिलों में सपा ने प्रत्याशी नहीं खड़े किए? जवाब: इटावा में राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, पर बाकी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हम मजबूती से लड़ रहे हैं। मऊ में सपा को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो बनारस समेत कई जिलों में उनका पर्चा ही खारिज हो गया। इस चुनाव में भी हमें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। सवाल: हाल ही में एक लंबा एपिसोड चला, बदलाव की चर्चा हुई और आपके एक बयान से ऐसा भी लगा कि आप में और सीएम के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। जवाब: ये सब मेरी कल्पनाएं हैं। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं डिप्यूटी सीएम हूं। हम सब मिलकर विकास के लिए काम कर रहे हैं। अब विपक्ष के पास कुछ बताने को है नहीं तो यह सब फैला रहे हैं। हमने 2014, 2017 और 2019 में जीत हासिल की है और 2022 में हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा को रद्द किया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से सावन माह में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रद्द किए जाने पर डीजीपी ने कहा कि सरकार का लिखित आदेश पुलिस विभाग के पास नहीं आया, हम कांवड़ यात्रा नहीं होगी। इसी संभावना को देखते हुए तैयारियां कर रहे हैं। हमने देख लिया है कि राज्य में किन बॉर्डरों से लोग आते हैं, वहाँ हमारी पुलिस तैनात रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता सरकार को झटका, हाईकोर्ट का आदेश, चुनाव बाद हिंसा के हर मामले की दर्ज करो रिपोर्ट, इलाज भी कराओ। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को सभी मामलों की एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा हिंसा के सभी पीड़ितों का इलाज कराने और उन्हें मुफ्त में राशन दिए जाने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह राशन उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिनका कार्ड नहीं बना है। ममता बनर्जी सरकार के लिए उच्च न्यायालय का यह आदेश बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ममता सरकार की ओर से राज्य में चुनाव बाद हिंसा के आरोपों को खारिज किया जाता रहा है। ममता सरकार का कहना है कि यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। केस दर्ज किए जाने का आदेश देने के साथ ही हाईकोर्ट ने मामलों की जांच कर रहे मानवाधिकार आयोग की टीम के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम चुनावी हिंसा के मामलों की 13 जुलाई तक जांच करेगी। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख उच्च न्यायालय ने तय की है। यही नहीं, उच्च न्यायालय की ओर से राज्य के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि वह चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामलों के सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखे। बता दें कि मानव अधिकार आयोग को जांच टीम गठित करने का आदेश भी उच्च न्यायालय की ओर से ही दिया गया था। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मानवाधिकार आयोग ने सदस्य राजीव जैन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस टीम ने पिछले दिनों जादवपुर का दौरा किया था और पीड़ितों से मुलाकात की थी। हालांकि इस दौरान राजीव जैन का कहना था कि अराजक तत्वों ने उनकी टीम पर भी हमला बोला है। ममता बनर्जी सरकार ने मानवाधिकार आयोग की टीम पर रोक की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
करते हैं अगली खबर की तरफ। आसमान से हमले की फिराक में आतंकी, कश्मीर में सीमा पर फिर दिखे ड्रोन, बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग तो भागा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने आतंक फैलाने के लिए ड्रोन को अपना नया हथियार बना लिया है। यही वजह है कि सीमा पार आतंकी भारत में ड्रोन के जरिए हमला करने की फिराक में है। जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन से धमाकों के बाद लगातार कश्मीर में ड्रोन की गतिविधियां देखी जा रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया सेक्टर में ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि ड्रोन के खतरों के मद्देनजर पहले से ही अलर्ट बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग भी की, जिसके बाद वह ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर भाग गया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन गतिविधि देखी गई है। पहले से ही अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर कुछ राउंड फायरिंग की। बीएसएफ का कहना है कि आज सुबह लगभग 4:25 पर पाकिस्तान के एक छोटे हेक्साकॉप्टर, एक तरह का ड्रोन, जब अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था, तब अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर गोलीबारी की। इस फायरिंग के चलते वह तुरंत वापस आ गया। माना जा रहा है कि यह इलाके की निगरानी के लिए था। दरअसल जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद जिस प्रकार से कई स्थानों पर ड्रोन देखे गए हैं, उससे यह भी स्पष्ट संकेत सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं कि आतंकियों के पास ऐसे कई ड्रोन हो सकते हैं, क्योंकि जो ड्रोन दिखे उनके स्वामित्व की पुष्टि अभी भी नहीं हो रही है। इससे जाहिर है कि उनके पीछे भी आतंकी ही है। कश्मीर में ड्रोन से नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकियों को सीमा पार से हथियार पहुंचाने और अब हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। ये तीनों ही नए किस्म की घटनाएं हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा तकनीक और उसके संचालन की क्षमता हासिल करने को एक नए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। आशंका है कि आतंकी तकनीक के इस्तेमाल से कम संख्या में होते हुए भी सुरक्षा तंत्र के लिए बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं। हालांकि इस खतरे से निपटने के लिए सेनाएं अपनी रणनीति भी तैयार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब हर बाधाओं को पार करेगी भारतीय सेना। आज मिलेंगे 12 देसी ब्रिजिंग सिस्टम, सीमा पर गेम चेंजर होगा साबित। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए सेना को स्वदेशी पुल मिलने से बड़ी राहत मिलने वाली है। भारतीय सेना को आज यानी शुक्रवार को स्वदेशी रूप से विकसित पुल यानी 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम प्राप्त होगा। यह शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम छोटी नदियों और नहरों जैसी भौगोलिक बाधाओं से सेना की मदद करेगा। 10-10 मीटर के ये 12 ब्रिजिंग सिस्टम यानी छोटा पुल पाकिस्तान के साथ सटी पश्चिमी सीमाओं पर संचालन के लिए होगा। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा दिल्ली कैंट में कोर ऑफ इंजीनियर्स को यह उपकरण सौंपे जाएंगे। इसकी कीमत 492 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रणाली को डीआरडीओ के साथ भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है और देश के भीतर लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले एक साल में उद्योगों पर लगाए गए कोरोना प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय सेना को ब्रिजिंग सिस्टम की आपूर्ति समय पर हो रही है। शामिल किए जा रहे पुल यांत्रिक रूप से लॉन्च किए गए हैं और विभिन्न प्रकार की जल बाधाओं पर 70 टन टैंक ले जाने की सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली की अनूठी विशेषता मौजूदा ब्रिजिंग सिस्टम के साथ इसकी अनुकूलता है, जो पश्चिमी सीमाओं के साथ सभी प्रकार की जल बाधाओं को दूर करने के लिए लचीलेपन को बढ़ाती है। उन्होंने कहा यह कोर ऑफ इंजीनियर्स की मौजूदा ब्रिजिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाता है और हमारे पश्चिमी विरोधी के साथ भविष्य के किसी भी संघर्ष में मशीनीकृत संचालन के समर्थन में एक प्रमुख गेम चेंजर होगा, क्योंकि इससे बड़ी आसानी से जल बाधाओं को दूर किया जा सकता है और दुश्मनों की किसी भी हरकत का समय पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जल्द होने जा रहा है नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल, जाने कौन कौन होंगे पीएम के नए महारथी। जी हां दोस्तों, मोदी मंत्रिपरिषद में अगले 3 दिनों में विस्तार की संभावना है। माना जा रहा है कि जहां कई मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से हटाया जा सकता है, वहीं 5 राज्यों के चुनावों के मद्देनजर कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। केंद्र में 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं और अभी मंत्रिपरिषद में 53 मंत्री हैं, यानी 28 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। आधा दर्जन कैबिनेट मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालय की जिम्मेदारी है, जिसे हल्का करने की बात हो रही है। वर्तमान मंत्रिमंडल में 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक विभाग है। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी के नाम शामिल है। संभावित मंत्रियों में सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम प्रमुख है। वहीं उत्तर प्रदेश से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें वरुण गांधी, रामशंकर कथेरिया, रीता बहुगुणा जोशी, अनिल जैन और जफर इस्लाम के नाम शामिल है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, कहीं न कहीं इस फेरबदल में उसका भी ध्यान रखे जाने की पूरी संभावना है। मोदी सरकार में फेरबदल की तैयारी के तहत जिन बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है अथवा जिन्हें संभावित मंत्री माना जा रहा है, वह है उत्तराखंड से अजय भट्ट या अनिल बलूनी, कर्नाटक से प्रताप सिन्हा, पश्चिम बंगाल से जगन्नाथ सरकार, शांतनु ठाकुर या निशित प्रमाणिक, हरियाणा से ब्रजेंद्र सिंह, राजस्थान से राहुल कासवान, उड़ीसा से अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र से पूनम महाजन या प्रीतम मुंडे या हीना गावित। संभावित मंत्रियों की फहरिस्त में दिल्ली से प्रवेश वर्मा या मीनाक्षी लेखी का नाम भी शामिल है।
नाम हो सकता है। बताते चले कि सहयोगी दलों में जेडीयू का आना फिलहाल पक्का नहीं है। दरअसल जेडीयू बीजेपी के बराबर हिस्सा चाहती है। बीजेपी के बिहार से 5 मंत्री हो सकते हैं। अगर बीजेपी जेडीयू में बात बनी तो जेडीयू से लल्लन सिंह, रामनाथ ठाकुर और संतोष कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं। माना जा रहा है कि एलजेपी से पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल, सुशील मोदी, नारायण राणे और भूपेंद्र यादव को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक को संबोधित करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कश्मीर के बड़े मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत संघ से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की आंतरिक बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में उन परियोजनाओं को अंतिम रूप देने की उम्मीद है जो संगठन आने वाले सालों में शुरू करेगा। सूत्रों ने कहा कि बैठक का फोकस कश्मीर और अलगाववादियों को नेता तैयार करने के साथ जो लोग अभी भी देश में अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में बात करते हैं उन पर होगा। ये बैठक इसी महीने 5 जुलाई को गाजियाबाद में होने वाली है। 2022 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को 20 साल पूरे हो जाएंगे और इस आंतरिक बैठक में आने वाले सालों के लिए रोड मैप तैयार होने की उम्मीद है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल ने कहा कि संगठन एक ऐसा माहौल बनाने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा ताकि सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हासिल करने के अपने वादे पर काम। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।